बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बच्चों। वालेकुम अस्सलाम सामिया। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस अब आहिस्ता आहिस्ता गला यूज़ टू हो जाएगा, क्या ख्याल है? गले को भी पता चल जाएगा, ये ऐसी चीख चीख के पढ़ाएगा भाई, इसमें कुछ सुनना नहीं है। अच्छा ये बताओ मेरे बच्चों, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था और आज हमने क्या पढ़ना है? यानी आज हमने किस चीज़ को पढ़ने का प्लान किया है? हमने एमलगमेशन हमने शुरू कर दिया था। हाँ कोई कुछ कह रहा था। हाँ अलीशा बोलो। सर हमने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम के वो किए थे, वो कंप्लीट कर लिया था, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग क्या हो गया अलीशा तुम्हें? हमने फैक्ट्री लेजर जर्नल लेजर पढ़ लिया, तुम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की बातें कर रही हो? जी सर, फैक्ट्री लेजर, जनरल लेजर। हाँ 3 चैप्टर हो गए हमारे कॉस्ट के। सही है। जी सर। तो अब हम चौथा चैप्टर शुरू करेंगे, मतलब तुम लोगों के मुताबिक। तो कॉस्ट शुरू करनी है आज या फिर, और उसकी प्रैक्टिस का क्या स्टेटस है मुझे ये बताओ। वो जो सर अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस तो साथ साथ चल रही है। अमेलगमेशन की प्रैक्टिस हो रही है? यस सर, मैं अच्छा अच्छा अच्छा। काफी क्वेश्चन कर भी लिए हैं उसके। चलो ठीक है, फिर अमेलगमेशन में जहाँ फंसो, जहाँ तुम्हें लगे कि हेल्प की ज़रूरत हो, तो फिर अमेलगमेशन पूछना। और क्योंकि जी अमेलगमेशन सर। पूरा का पूरा कॉपी है एब्जॉर्प्शन की, लेकिन दोनों के सवाल भी कभी कभी आ जाते हैं पेपर में, जी दोनों सर। भी आ जाते हैं। और दोनों में से कोई एक तो लाजमी हर साल आ रहा है तकरीबन। ठीक है, जैसे आप लोग बोलो सामिया, मतलब हर क्लास एडवांस कोर्स जिस तरह आप लोग लेके चलना चाहो चलो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जब आप जो टॉपिक बोलोगे पढ़ा दूंगा। तो क्योंकि अभी आप लोग एडवांस की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मेरा ख्याल है मैं एडवांस के बजाय जो है अभी कॉस्ट पढ़ा देता हूँ। सही है? या आपके पास सामिया कोई जी सवाल है? सामिया के पास कोई सवाल है कॉस्ट एडवांस अकाउंटिंग का, या एमन के पास? अरीशा आपके पास कोई क्वेश्चन है पूछने के लिए एमलगमेशन से रिलेटेड? नहीं सर। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ। सर एमएलगेशन आसान टॉपिक है, आसानी से हो रहे हैं सवाल। ठीक है, तो इसके बाद जो है मैं तुम लोगों को एडवांस में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा दूँ, मेरा ख्याल है ना? एनालिसिस पढ़ा है तुम लोगों ने मेरे साथ? जी सर। एनालिसिस ऑफ नहीं फाइनेंशियल सर। स्टेटमेंट, वो जो 25 फॉर्मूले हैं एडवांस अकाउंटिंग में, नहीं पढ़े वो? कोई भी नहीं बता रहा, नहीं पढ़े? अच्छा सामिया कह रही है नहीं पढ़े। और एमन फिर चली गई, उसका इंटरनेट का मसला हो गया होगा। चलो ठीक है, फिर हम एमलगमेशन जब ख़त्म कर लोगे ना तुम लोग, जब भी तुम लोग मुझे गो अहेड दोगे कि सर एमलगमेशन फिनिश हो गया, तो मैं फिर तुम लोगों को एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर शुरू करवा दूंगा एडवांस अकाउंटिंग का। ठीक है? और अभी जो है हम कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर जी 4 सर। स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है, मैं लिखता हूँ, शुरू करता हूँ आपके साथ। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर 4। इसमें हम शीट बना लेते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और खोल लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। ओके, अच्छा जी मेरे बच्चों, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। पहले तो मुझे, अब तुम दो ही लोग बचे हो, अभी एमन चली गई है, यकीनन एमन थोड़ी देर में आ जाएगी, ये लाइट वाइट का इशू है क्या है? पहले तो मुझे ये सोच के बताओ या नकल मार के बताओ कि ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का वर्ड इससे पहले कहीं पढ़ा है या नहीं? बोलो। अब तुम लोगों का इंटरनेट कहीं बंद ना हो जाए। हाँ जी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या वेरिएंस एनालिसिस। तो वेरिएंस एनालिसिस तो पहली बार देख रहे हो। चलो एमन आ गई दोबारा।
फिर उसमें शायद वो बीकॉम पार्ट 1 में स्टैट्स में शायद पढ़ा था। वो तो मेरा बच्चा स्टैंडर्ड डेविएशन था, स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन यस ये सर। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपने बीकॉम पार्ट 2 में पढ़ा है और मेरे पास ही पढ़ा है। हेमंत, सवाल ये है कि जो टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूँ उसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और उसका दूसरा नाम है वेरिएंस एनालिसिस। तो मैंने ये पूछा है अरीशा से और सामिया से, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का लफ्ज़ हमने इससे पहले कहीं पढ़ा है, और पढ़ा है तो कहाँ पढ़ा है? अब अरीशा सर बता। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में बताया था आपने। वेरी गुड, एक्सीलेंट। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का जब मैंने नक्शा बनाया था, एक डायग्राम टाइप की जी बनाई सर। थी, तो मैंने कहा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम अवेलेबल। नंबर वन, process costing, operational costing, and the number two is specific order और job order costing। और ये दोनों systems of costing, दोनों costing के systems में काम करने के लिए हमारे पास different methods available हैं। उन methods में एक है full costing method, एक है standard costing method, एक है absorption costing, direct costing, variable costing। लेकिन हम बीकॉम पार्ट 2 में फुल कॉस्टिंग पढ़ते हैं और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि ये क्या है। स्टैंडर्ड का वर्ड ही डिफाइन कर रहा है कि आप इस चैप्टर में ना सिर्फ स्टैंडर्ड्स को स्टडी करने जा रहे हैं, किस चीज़ के स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड नहीं, कॉस्ट के स्टैंडर्ड्स को। और जब आप स्टैंडर्ड्स को स्टडी करेंगे तो आप सिर्फ स्टैंडर्ड्स को ही स्टडी नहीं करेंगे, आप स्टैंडर्ड कॉस्ट को मैच करेंगे एक्चुअल कॉस्ट से। किससे मेरा बेटा? जी सर। एक्चुअल कॉस्ट से। और जब आप एक्चुअल कॉस्ट से स्टैंडर्ड कॉस्ट को मैच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपने सोचा था, जो आपने स्टैंडर्ड बनाया था, एक्चुअल कॉस्ट उससे, आवाज ही नहीं आई मुझे। ज्यादा या कम है? वेरी गुड, एक्चुअल कॉस्ट उससे ज्यादा है या कम है? ज्यादा या कम है। और ज्यादा या कम होना कहलाता है, सामिया तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, लिख के भेज दो। ज्यादा या कम होना कहलाता है वेरिएंस। वेरिएंस वेरी से निकला है। इसका मतलब है कि हम जब स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, एक्चुअल देखेंगे, फिर उन दोनों को एनालाइज करके हम निकालेंगे वेरिएंस, और फिर वेरिएंस पे हम इजहार ख्याल करेंगे। हम बताएंगे कि वेरिएंस फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, वेरिएंस फायदेमंद है या नुकसानदेह। तो वेरिएंस कैसे फायदेमंद नुकसानदेह हो सकता है? बात यह है कि अगर तुमने सोचा था कि 5000 kg मटेरियल लगना चाहिए, कितना? 5000 kg मटेरियल। 5 लेकिन अगर, केजी। हाँ, लेकिन अगर मटेरियल लगा 5200 kg, या अगर काम 4900 kg में हो गया, तो 5200 लगा तो क्या मनाओगे? नुकसान। हाँ सीधी सी बात है, 5200 लग गया तो गम मनाओगे, बोलोगे नुकसान हो गया। और 4900 लगा तो अब क्या मनाओगे? खुशियाँ, बोलोगे क्या हुआ? खुशियाँ। फायदा, फायदा। फायदा हो गया। ओके, तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर में हम सिर्फ इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि जो स्टैंडर्ड्स हैं उन स्टैंडर्ड्स को एक्चुअल से मैच करेंगे और अपने आंसर्स को रुपीस में प्रेजेंट करेंगे। सर आंसर्स को रुपीस में प्रेजेंट करने का क्या मतलब है? जो वेरिएंस रुपीस में निकालेंगे वो तो ऑलरेडी रुपीस में होगा। मसलन हमने सोचा कि हम मटेरियल इतने रुपए का खरीदेंगे, और फिर जब खरीदने गए तो वो उससे ज़्यादा का या उसके कम का या उसके बराबर का ही मिल गया, तो वो तो हो गई पैसों की ही बात। लेकिन अभी मैंने कहा हमने सोचा 5000 kg मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, 5000 kg से ज़्यादा हो गया या 5000 kg से कम, तो अब जो वेरिएंस आया वो रुपए में थोड़ी आया, वो तो 200 kg आया। 5000 kg में चीज़ बननी चाहिए थी, चीज़ें बनी 5200 kg में, तो 200 kg जो वेरिएंस है वो तो kg में है ना। क्या अकाउंटिंग kg में होती है भाई? नो नो सर। सर। और अकाउंटिंग किस में होती है? रुपीस में। पैसों में, इसमें रुपीस में, डॉलर में, किसी भी करेंसी में।
यानी पैसों में होती है, तो फिर हमें उस 200 केजी की क्वांटिटी की वैल्यू अमाउंट डिसाइड करनी पड़ेगी, और उसके लिए हमें 1 केजी की अमाउंट पता होगी, हम उस 200 केजी को उस 1 केजी की अमाउंट से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमें पता चल जाएगा कितने रुपए का मटेरियल ज़्यादा लगा। सिर्फ हमें यही नहीं पता लगाना कि कितने कितने किलो मटेरियल ज़्यादा लगा, बल्कि हमें किलो भी पता चल जाएगा और साथ साथ उसकी अमाउंट भी पता चल जाएगी कि कितने रुपए का मटेरियल ज़्यादा लगा क्वांटिटी के हिसाब से। आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। जी आगे सर। बढ़ूं मजीद? अच्छा, थोड़ी यस सर। एक छोटी सी बात और सुन लें। वैसे तो थ्योरी बहुत सारी होती है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत लिमिट में और मुनासिब थ्योरी आपसे शेयर करूँ, क्योंकि ऑनलाइन में बोर होने का शदीद ख़तरा होता है। पता चला आप मेरी बात सुनते सुनते अपने घर में सो गए तो बड़ा मसला हो जाएगा। काम की बात सिर्फ ये है, ये स्टैंडर्ड जो होता है ये और बजट आपके ख्याल में सेम होते हैं या अलग अलग? और अगर सेम होता है तो कैसे, और अलग अलग होता है तो कैसे? सर समझ नहीं आया आपने क्या पूछा है। लो भाई अरीशा, उसको तो समझ ही नहीं आया मैंने क्या पूछा है। स्टैंडर्ड तो आपको पता ही है, सर और बजट। स्टैंडर्ड और बजट में कोई फर्क होता है एमन? या पहले मैं स्टैंडर्ड बताऊं क्या होता है, और बजट तुमने सुना है सर बजट? स्टैंडर्ड जो हमने फिक्स किया हुआ और बजट जो हम अपने अंदाजे से एस्टिमेट करें। स्टैंडर्ड तुम कह रही हो हमने फिक्स किया हुआ, और और बजट बजट जो हम एस्टिमेट करें अपने अंदाजे से, मतलब अंदाजा। किसी हद तक तुम सही हो, लेकिन अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में, इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे किस तरह सही हो, मैं ये भी मैं ही प्रूफ कर देता हूँ कि एमन किस तरह सही है, ये बात भी समझ लो। जैसे हम कहते हैं कि भाई जनाब अली, अब पता नहीं आप लोगों को खाने वाने बनाने की तमीज़ है या नहीं, और अगर है तो उसे कितने लोग खाते हैं इस बात की भी तमीज़ है या नहीं? आपको पता है 1 किलो बिरयानी में कितने लोग खा लेते हैं? नहीं पता? नहीं सर। कोई आइडिया नहीं है? नहीं अच्छा, ले भाई। 5-6 लोग। अच्छा, चलो ये तो तुक्के सर। मुझे लग रहा है तुक्के लगा रहे हो तुम लोग। पता है मार्केट में सर एक प्याली के हिसाब से बनाते हैं, अगर 3 प्याली बनाएंगे तो। हरीशा, प्याली नहीं, ये मसला ये प्यालियां तो हमारे जी और आपके घरों का मामला है। समझ रही हो कि मेरे घर में, आपके घर में खवातीन जो खाना पकाती हैं जी सर। वो 3 प्याली बनाती हैं, जब घर वालों के लिए बन रहा हो, बाहर वाले आते हैं तो 2 प्याली ऐड कर लेती हैं। क्या ख्याल है? लेकिन बाहर की दुनिया में, बाहर की दुनिया से मुराद ये जो बाहर पकवान सेंटर हैं, इनका मानना है कि 1 किलो में 4 लोग खाते हैं ऑन एन एवरेज। ये एक स्टैंडर्ड उन्होंने बनाया हुआ है। इसमें ये होता है कि 2 बहुत ज्यादा खाने वाले भी आ जाएं, 3 बहुत ज्यादा खाने वाले भी आ जाएं, या 2 हल्का खाने वाले, या 1 हल्का खाने वाला, या चारों। तो वो उन्होंने एक एवरेज सेट किया हुआ है, एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। आप किसी भी पकवान सेंटर पे जाके पूछेंगे ना कि भाई 1 किलो में कितने लोग खा लेंगे, जैसे आप जाती हैं कि अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कितना खाना बनवाना चाहिए, तो वो पकवान सेंटर पे जाते हैं, पूछते हैं हाँ जी चिकन बिरयानी बनवाएंगे, वो बोलता है चिकन बिरयानी का ये रेट होगा, वो केजी का रेट बता देगा आपको। या वो पूछेगा आपसे, सवाल करेगा कि जी आप लोगों को, आपको कितने बंदों का खाना बनवाना है, तो वो आपसे बंदे पूछकर फिर उस हिसाब से कैलकुलेट करेगा। फिर अगर आप उससे इंक्वायरी करेंगे ना कि आपने कैसे बनाई अमाउंट 25,000 रुपये कैसे बनाई, तो आपको बताएगा कि जी देखें 1 किलो में 4 लोग खाते हैं, आप 100 लोगों की बिरयानी बनवा रहे हैं, तो 100 लोगों की इतने किलो बनेगी, सही है, और यानी 25 किलो बनेगी मिसाल के तौर पे। और जो है उसमें आप बीफ बनवाएंगे तो बीफ का ये रेट होगा और चिकन का ये रेट होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की मेरी बात समझ आ रही होगी कि स्टैंडर्ड जो है जी एक सर। फिक्स, यानी मैं एमन की बात को इसीलिए सेकंड कर रहा था कि स्टैंडर्ड आमतौर पे एक फिक्स हो जाता है और वो दिमागों में रहते हैं। अच्छा इसी तरह चलो एक और मिसाल देता हूँ, हालांकि मिसाल बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन हाँ क्लोज है। जैसे कि आपको याद होगा जब आप लोगों का बीकॉम पार्ट 1 शुरू हुआ, और अगर इत्तेफाक से मैंने पढ़ाया और मैं शुरू में आया,
और शुरू में जो मैं लफाजी करता हूँ, जो मैं जुमले कहता हूँ, उसमें मैंने कहा कि भाई अगर तुम 65% भी ले आओ, कितनी, बीकॉम पार्ट 1 5 पार्ट 2 पढ़ के, तो ओवरऑल परसेंटेज 65 भी ले आओ तो मेरे नज़दीक वो बहुत ही आला परसेंटेज है। तो ये क्या मजाक है। मैट्रिक में बच्चा 85 लेकर आ रहा है, 84 लेकर आ रहा है, 82 लेकर आ रहा है, इंटर में बच्चा 76, 78, 77, बीकॉम में बच्चा पढ़ने आ रहा है तो हम उसको 65 क्यों बोल रहे हैं आखिर। हमें बोलना चाहिए तुम बीकॉम पार्ट 2 में 85% लेकर आओ, 82% लेकर आओ, क्योंकि हमें पता है बीइंग अ टीचर, जहाँ 70% या 68, 69% बन गई, वहाँ कराची में पोजीशन आ जाती है बच्चे की आमतौर पर। 70, 71, 72 पे तो कराची में पोजीशन आ जाती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये भी मैं मेरा ख्याल है ऊपर ही बोल रहा हूँ शायद। तो एक स्टैंडर्ड बन गया हमारे यहाँ कि अगर आपने फर्स्ट डिवीजन से बैचलर्स किया है तो आपने बहुत अच्छा बैचलर्स कर लिया। हालांकि फर्स्ट डिवीजन आपको पता है 60% से ज़्यादा होती है। कोई बच्चा 60, 61, 62, 63% लेके पास कर रहा है बीकॉम, तो हमारे यहाँ उसे फर्स्ट डिवीजन और एक अच्छा बीकॉम समझा जाता है, जबकि 56, 57, 58 वाले को सेकंड डिवीजन दी जाती है। तो स्टैंडर्ड एक फिक्स हो गया, लोगों के दिमागों में बन गया। अच्छा, और अब इसके अलावा भी बहुत सारी मिसालें बन सकती हैं, मेरा ख्याल है आइडिया हो गया। काम की बात यह है, जो मैं मजीद ऐड करूंगा अब, कि स्टैंडर्ड जो होता है ना प्यारे बच्चों, याद रखना हमेशा, वो एक यूनिट के लिहाज से होता है। क्या बोला? स्टैंडर्ड हमेशा एक यूनिट के लिहाज से। यूनिट के साथ। हाँ, जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ इसको समझाने के लिए। आपके घर में आपका बजट कौन कंट्रोल करता है? मदर। ओके, बाकी लोग भी बता रहे हैं। अम्मी? सर मदर ही करती है। मदर ही करती है। मतलब अब्बू हजूर बेचारे एक मासूम इंसान है जो पैसे कमा के लाते हैं और अम्मा के हाथ में रख देते हैं, या अम्मा उनसे सारे ही पैसे छीन लेती हैं, और बस उन्हें पता होता है कि इतने पैसों में घर चलाना है। आखिर उन्हें कैसे पता चल गया इतने पैसों में घर चलाना है? आप लोग बोलेंगे सर उनका तजर्बा है, बचपन से वो घर चलाती आ रही है। भाई वो बचपन से घर चलाती आ रही है, मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए। आइए ज़रा और पीछे जाते हैं थोड़ा सा, आपकी पैदाइश से पहले। आपकी पैदाइश से पहले जब पहली बार आपके वालिद साहब तनख्वाह कमा के लाए और बस वालिदैन की शादी हुई थी, तो अगर वालिद साहब ने लाके सारी तनख्वाह अम्मी हजूर के हाथ में रखी, तो ज़रूरी है कि अम्मी ने पहले महीने सारे पैसे खर्च कर दिए हों, या सारे पैसे बचा लिए हों, या 15 दिन बाद अम्मी हजूर ने बोला हो कि सुनिए जी पैसे तो सारे ख़त्म हो गए। ये सारी बातें मुमकिन है या नहीं? क्यों? क्योंकि पहले महीने आपकी अम्मी हजूर को पता ही नहीं था कि घर में क्या क्या खर्चे होते हैं। लेकिन जब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता घर के खर्चों को नोटिस किया, उन्हें पता चला कि भाई आपके दादा दादी की दवाइयाँ आती हैं मिसाल के तौर पर, या घर में इतने केजी दूध आता है, घर में हर हफ्ते फ्रूट आते हैं, इतने किलो गोश्त खाया जाता है, तो उन्होंने इंडिविजुअली एक एक चीज़ को देखा और वो उसका स्टैंडर्ड अपने दिमाग में बनाती गई। यानी वो फिक्स करती गई कि इतने रुपए इधर खर्च होते हैं, इतने रुपए इधर खर्च होते हैं, इतने रुपए इधर खर्च होते हैं। फिर आप लोग भी इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए, तो उन्होंने आप लोगों से रिलेटेड खर्चों को भी अपना एक स्टैंडर्ड बना लिया। जैसे एक मिसाल के तौर पर आपकी वालदा के दिमाग में होगा, कुछ बच्चे आप में से खुद अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं, कुछ के पेरेंट्स बेयर करते हैं, तो आपके पेरेंट्स के दिमाग में होता है कि भाई 5,000 रुपये बिलफर्ज एमन का मंथली खर्चा है पढ़ाई का, उसके आने जाने का, और उसको हम पॉकेट मनी देते हैं, और उसमें वो अपनी पढ़ाई भी करती है और कुछ अपने लिए बनाना हो तो बना भी लेती है, एक मिसाल के तौर। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया। अब ये छोटे छोटे स्टैंडर्ड एक एक बच्चे के घर के चीज़ों के सेट करके पूरे घर का क्या बनता है? बजट। 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 पाकिस्तान का भी बजट होता है, आपको पता है, पूरे साल का, है ना? यस और सर। पूरे साल का बजट इसी तरह बनेगा ना कि जब हमें एक एक इंडस्ट्री से कितना कितना टैक्स लेना है, किस सूबे में कितने कितने रुपए खर्च करने हैं, सेहत के मामलात पे कितने रुपए खर्च करने हैं, एक एक चीज़ को स्टडी किया जाता है, उसका स्टैंडर्ड बनाया जाता है, और फिर उसके मुताबिक बजट डेवलप किया जाता है। अगरचे कि हमारा काम अभी बजट से नहीं है,
लेकिन हमें पता होना चाहिए कि बजट एक अलग चीज़ है और स्टैंडर्ड एक अलग चीज़ है। ठीक है मेरे बच्चों, तो हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक यूनिट का स्टैंडर्ड देखते हुए उसके वेरिएंस को स्टडी करेंगे। और अब मेरा ख्याल है कि मैं मज़ीद बातें अगर करूँगा तो 25 मिनट से तो बातें ही कर रहा हूँ, 10-35 हो रहे हैं, 20-25 मिनट से तो बातें ही कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है अब मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद बताऊँ कि आखिर हम किस किस चीज़ की स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देखेंगे और किस चीज़ के वेरिएंस निकालेंगे। सही है, तो क्या आप मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं? सवाल बड़ा मासूमाना सा है कि फैक्ट्री में आमतौर पे या प्रोडक्ट बनाते हुए आमतौर पे कितनी तरह की कॉस्ट होती है? जी अरीशा, शायद आप बोल रहे हैं लेकिन मुझे आवाज़ नहीं आई। 2 तरह की वो कॉस्टिंग होती है ना, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। ये भी कॉस्ट की एक क्लासिफिकेशन है, मुझे इस पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन कॉस्ट की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट बताएं। किसी को याद नहीं आ रही? तीनों का आती है, जब मैं लिखूंगा तो फिर आप लोग बोलेंगे अबे यार। सर 3 तरह से। हेमन आवाज नहीं है। 3 तरह से। 3 तरह से? क्या क्या? सर मेरे दिमाग में तो ये आ रहा है, मतलब मटेरियल और जो हम वेजेस दें लेबर को और जो फैक्ट्री में खर्चे हों। तो यही है फिलहाल, एलिमेंट इन्हीं को कहते हैं। और वो जो बताई है अरीशा ने वो है अकॉर्डिंग टू बिहेवियर। कॉस्ट डायरेक्ट भी होती है और इनडायरेक्ट भी। तो बिहेवियर है वो आइडेंटिफिकेशन के लिहाज से, वो कॉस्ट जो बआसानी पहचानी जा सके वो डायरेक्ट है, जो बआसानी पहचानी ना जा सके वो इनडायरेक्ट है। और एलिमेंट्स की बात की जाए तो कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स हैं। सामिया, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है? जी, तो क्या ये कॉस्ट होती है? नहीं होती? तो फिर ये क्या होता है? प्रोडक्ट बनाने में मटेरियल अगर हमारी जो कॉस्ट। इस्तेमाल होता है। अच्छा, सामिया कह रही है ये तो मटेरियल है ना, ये कॉस्ट थोड़ी है। अच्छा सामिया, तो फर्नीचर बनाने में जो लकड़ी इस्तेमाल होती है हम उसको लकड़ी बोलते हैं, हम उसको खर्चा कॉस्ट नहीं बोलते हैं ना। बोलते ये तो लकड़ी है, ये कॉस्ट थोड़ी है। मोबाइल बनाने में जो स्क्रीन इस्तेमाल होती है हम उसे बोलते हैं ये तो स्क्रीन है, ये तो मटेरियल है, ये खर्चा थोड़ी है। क्या कहती हो सामिया? बोलो। हम तो यही तो पूछ रहा हूँ कि भाई किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट है वो क्या क्या है? किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट है वो क्या क्या है? बोलो आप सामिया, बताओ। लेबर और मटेरियल, बस सिर्फ मटेरियल है? शुक्रिया, सिर्फ लेबर भी लिख दिया आपने तो शुक्रिया। अच्छा, और अगर आप ये बोले सर डायरेक्ट लेबर लिखा है मैंने तो बात यह है लेबर चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हैं तो दोनों इनडायरेक्ट। हमारा खर्चा है ना। मटेरियल, लेबर, यस सर। और फिर हम कहते हैं एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस को हम आमतौर पे कहते हैं FOH। सही है? FOH। इसका मतलब है जब मैं कह रहा हूँ मटेरियल, अब मैंने FOH लिख दिया ना तो एक चीज कंफर्म हो गई। FOH में क्या क्या आता है याद है तुम्हें? बोलो, शाबाश। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर तो और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसका मतलब है इनडायरेक्ट मटेरियल का जिक्र इधर आ गया तो ये कौन सा मटेरियल बचा? डायरेक्ट। इनडायरेक्ट लेबर का जिक्र इधर आ गया तो ये कौन सी लेबर बची? डायरेक्ट। बस ये तो डायरेक्ट चलो, लेबर। चलो शुक्र है ये तो कंफर्म हो गया। अब अगली बात गौर से सुनो, हमें इन तीनों फैक्टर्स के वेरिएंस को पढ़ना है। सही है, हमें इन तीनों फैक्टर्स के वेरिएंस को पढ़ना है। सबसे पहले मैं मटेरियल के वेरिएंसेस इंट्रोड्यूस करवाता हूं आपके सामने। ये एक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है
मैं फॉर्मूले लिख के कंप्यूट करवाऊँ ना तो आपकी ज़िंदगी इतनी पुरसुकून और आसानदे हो जाएगी, आसान हो जाएगी कि आप कहेंगे वाह यार इतना आसान चैप्टर, और वाकई आसान है। लेकिन अगर मैं आपको ये ना बताऊं कि फॉर्मूले कैसे बने हैं, क्या तरीका है, किस किस तरह से मटेरियल के वेरिएंस निकाले जाते हैं, तो चैप्टर का हक अदा नहीं होगा, मेरा ज़मीर भी मुतमईन नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो भाई चाहे आप सुने या ना सुने, आप सो जाएं, चाहे मैं पढ़ाते पढ़ाते सो जाऊं, मुझे मटेरियल के बारे में ये लाजमी आपसे कहना है कि मटेरियल के वेरिएंस हम दो तरह से स्टडी करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ अगर मैं किसी तरह यहाँ पे एक अदद तस्वीर बना सकूँ, क्योंकि बड़ा अच्छा हो जाएगा अगर यहाँ एक अदद तस्वीर बन जाए। और ये एक बहुत ही शदीद प्रॉब्लम है कि जो मैं एरो इतने दिनों से ढूंढ रहा हूँ मुझे मिलता नहीं। एक ये है, फ्लो चार्ट, मुझे अच्छा चलो ऐसे बनाते हैं। अच्छा जी, और फिर मज़ीद सब यार बच्चों, काम की बात ये है कि एरो मटेरियल के वेरिएंस को हम दो तरह से स्टडी करेंगे। मटेरियल जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है वो दो तरह से स्टडी किया जा सकता है। अब आप सोचें, दिमाग चलाएं कि मटेरियल किस किस तरह से एनालाइज किया जा सकता है, मटेरियल किस किस तरह से उसके वेरिएंस को स्टडी किया जा सकता है। सोचें, कोशिश करें, दिमाग चलाएं, कुछ ना कुछ दिमाग में आएगा, और कुछ नहीं आया तो बिल आखिर मैंने तो लिखना ही है एट एनी कॉस्ट। आपको थोड़ा सा मौका देना चाह रहा हूँ, तुक्का भी लगा सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, कि मटेरियल जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है उसमें किस किस चीज़ का वेरिएंस आ सकता है, उसमें क्या क्या फैक्टर इन्वॉल्व हो सकते हैं मटेरियल में। कोशिश करके देखें हेमन और अरीशा। नहीं, कोशिश करने का दिल नहीं चाह रहा, चलो मैं बता देता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा था तुम कुछ ना कुछ बोलो। एक होता है मटेरियल की क्वांटिटी। सर ये क्या मतलब है? हम मटेरियल की क्वांटिटी को बेस बनाते हैं। और एक क्वालिटी। हाँ बोले बोले, शाबाश। क्वालिटी, दूसरी क्वालिटी। अच्छा, दूसरी क्वालिटी। चलो मैं थोड़ी देर के लिए आरिशा तुम्हारी बात मान लेता हूँ कि दूसरा मटेरियल की क्वालिटी, क्वालिटी का पैसों से कैसे ताल्लुक बनाओगी ये बताओ। सर अगर अच्छी क्वालिटी होगी तो उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी। बिल्कुल, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड हमने बनाया होगा वो पैसों में थोड़ी बनाया होगा। हमने कहा होगा हमें एक अच्छी प्रोडक्ट बनानी चाहिए, हमें अच्छा सामान बनाना चाहिए,
ताकि हम अपना एक स्टैंडर्ड मार्केट में मेंटेन कर सकें, लोगों को पता हो कि भाई इस कंपनी कुछ भी सामान होगा तो वो हमेशा अच्छा होगा। ये होता है, आप अच्छी प्रोडक्ट बनाएं, स्टैंडर्ड का माल बनाएं, ऐसा माल बनाएं कि कोई भी खरीदे तो उसके खरीदते वक्त उसके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो, वो ये ना सोचे कि यार पता नहीं माल कैसा होगा, अच्छा भी होगा या नहीं होगा। तो एक तो ये स्टैंडर्ड। लेकिन अब आपने जब माल बना लिया, अगर वो माल जो सोचा बिल्कुल वैसा नहीं बना, तो इस बात का पैसों से तो इस बात को पैसों से किस तरह मेजर कर सकती हो? समझ रही हो मेरी बात? तो क्वालिटी को पैसों से मेजर करना बड़ा मुश्किल काम है। तो अभी दूसरा वेरिएंस मैं बताता हूं तुम्हें, पहले तुम इस वेरिएंस पर थोड़ा सा जरा मेरे साथ बात कर लो। सामिया, मटेरियल के दो तरह के वेरिएंस होते हैं। मटेरियल के वेरिएंसेस को हम दो तरह से पढ़ेंगे, दो तरह से एनालाइज करेंगे। मटेरियल दो तरह से वेरी कर सकता है। जो मटेरियल हम प्रोडक्शन में लगा रहे हैं वो दो तरह से वेरिएशन शो कर सकता है। एक कि हमने सोचा होगा कि इतने किलो लकड़ी में इतनी चेयर बननी चाहिए, इतने मीटर कपड़े में इतनी शर्ट्स बननी चाहिए, इतने किलो तेल में इतना खाना बनना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर अभी अचानक एक मिसाल आ गई दिमाग में, आपकी अम्मी हजूर को पता है कि पूरे महीने के जो खाने वो बनाती हैं, अगर वो ही खाने बनाएं, आपको किसी दिन किचन जाने का इत्तेफाक ना हो या पूरे महीने आपका दिल ना चाहे, तो आपकी वालदा को पता है कि तकरीबन इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पर्सन्स इन योर फैमिली। मैं तो एक अंदाजे से बात कर रहा हूँ। आपकी वालदा को पता है कि हमारे घर में 8 किलो, 8 केजी, 6 केजी, 7 केजी ऑयल इस्तेमाल होता है खाने पकाने के कामों में। हम जो भी खाने पकाते हैं, और उसमें अक्सर ये भी होता है कि 1 से 2 मरतबा एक हफ्ता छोड़कर या कभी कंसेक्यूटिवली मेहमान भी आ जाते हैं, उनके लिए भी खाने बन जाते हैं, और 8 किलो तेल में से एक आध पाव तेल, आधा किलो तेल, कभी एक पाउच बच जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि 8 किलो पूरा तेल भी खत्म हो जाता है। बोलो इस बात पे कोई एतराज है? जल्दी बताओ सर। नो सर। अब अगर एतराज नहीं है और थोड़ी देर के लिए यूँ समझ लो कि भैया इस महीने अम्मा ने बोल दिया कि बीकॉम के तो हो गए हैं पेपर और खाना बनाएंगी हमारी बेटियां। तो बेटे, अम्मा जो खाना 8 किलो तेल में बना रही थी, क्या आपके हाथ से भी उतना ही तेल छूटेगा खानों में? आप तो बर्नियों की बर्नियां उलट देंगी माजरत के साथ। क्या कहती हैं? पराठों में भी तेल टपक रहा होगा, टिश्यू पेपर से सुखाने पड़ेंगे। बिरयानी में भी तेल बहुत होगा, पकोड़े में भी तेल बहुत होगा, काले चनों में भी तेल बहुत डाल देंगे आपको। मजाक की बात है लेकिन हकीकत के करीब तर है, क्योंकि जो रोजाना किचन में नहीं जाता उसे नहीं पता कि किस चीज में कितना तेल डालना चाहिए। थोड़ा बहुत तेल ज्यादा हो जाएगा और कभी इत्तेफाक से तेल किसी खाने में कम भी हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब आपकी जिंदगी में ये मामलात हैं, तो जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर हम चेयर बना रहे हैं, अगर हम शर्ट्स बना रहे हैं, अगर हम लेदर की जैकेट बना रहे हैं, जिंदा हैं आप तीनों? अबे आवाजें आ रही है मेरी? तो मैं बोले जा रहा हूँ धमाधम पागलों की तरह। आ रही है सर। अल्लाह शुक्र तेरा। आ रही है सर। हाँ पता चल रहा है, मैं बोले जा रहा हूँ और आप लोगों को कोई इशू। तो भैया अगर हमें जैकेट बनानी है लेदर की, तो इसका मतलब है हमें क्वांटिटी सेट करनी पड़ेगी कि कितने किलो लकड़ी में एक चेयर बनेगी, कितने मीटर लेदर में एक जैकेट बनेगी, कितने मीटर कपड़े में
शर्ट तैयार होती है, कितने मीटर कपड़े में ट्राउजर और पैंट्स तैयार होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर प्रोडक्ट को बनाते हुए जो उसमें मटेरियल लगता है उसकी कोई ना कोई स्टैंडर्ड, खामोश है आप लोग, बोल नहीं रहे, होता है, क्या स्टैंडर्ड क्या होती है? होता है। स्टैंडर्ड क्या चीज होती है? कॉस्ट मटेरियल। अबे पठान, ये क्या चीज? क्वांटिटी। क्वांटिटी। कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है। जैसे आपके घर में तेल की स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 8 kg, कभी इससे कम खर्च होता है, कभी इसके बराबर, और कभी कभी इससे ज़्यादा। और रमज़ानों में आप देख लीजिए आपके घर चीनी भी ज़्यादा आती है और तेल भी ज़्यादा आता है। ऐसा होता है या नहीं? यस सर। रमज़ानों में आप जी अपने सर। स्टैंडर्ड्स को होता है। बढ़ा लेते हैं, और इसलिए बढ़ाते हैं ना कि आपको पता होता है कि इस महीने आपका खर्चा ज़्यादा होना है। तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि किसी फैक्ट्री में अगर प्रोडक्ट बन रही है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कॉस्ट अकाउंटेंट को पता होना चाहिए कि कितने केजी मटेरियल लगना। अरे सर, चाहिए। कॉस्ट अकाउंटेंट है, आपने तो कॉस्ट अकाउंटेंट को मजाक बना दिया, उसे ये कैसे पता होगा कि चेयर बनने में कितनी लकड़ी लगती है? तो मैं कब बोल रहा हूँ कि पहले कॉस्ट अकाउंटेंट जाके कारपेंटर का काम सीखे और चेयर बनाना सीखे, और फिर जाके तोले के कितना मटेरियल लगना चाहिए। भाई बात यह है कि कॉस्ट अकाउंटेंट फैक्ट्री में मौजूद मैनेजर, सुपरवाइजर, फॉरमैन को बुलाएगा और पूछेगा भाई एक चेयर कितने केजी मटेरियल में बननी चाहिए, तो वो सब उसे बताएंगे, और फिर वो कहेगा ये एक चेयर के बनने की स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। अबे कुछ समझ आया इतनी देर बोलने के बाद मेरे? 1 मिनट जी रह सर। गया। हाँ, यस सर आएंगे। हाँ, कम से कम माहौल भी बन जाएगा तो बहुत है। आज माहौल भी बन गया ना कि हमने क्या पढ़ना है, तो ये भी बहुत होगा। अभी हम यस। मीटिंग कंटिन्यू करेंगे अल्लाह के हुक्म से। तो भाई मेरे बच्चों, मटेरियल का क्वांटिटी वेरिएंस हम पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि मटेरियल की कितने केजी, मटेरियल कितने टन, मटेरियल कितने किलो, मटेरियल कितने पाउंड्स इस्तेमाल होना चाहिए था। What was the standard quantity of material and what is the actual quantity of material used in production? जब हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल को एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल से मैच करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने तो स्टैंडर्ड से ज्यादा क्वांटिटी में, आवाज आ रही है? जी यस सर। सर। हमने तो मटेरियल की स्टैंडर्ड क्वांटिटी